स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मक्तल वो जगह होती है जहां पे बलि दी जाती है। तो बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर है कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अजीमाबाद यानी कि पूर्व के जो पटना की जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की जिन पंक्तियों को मैंने दोहराया, आज़ादी के समय ये क्रांतिकारियों के लिए सबसे प्रिय पंक्तियां होती थी। आपने तमाम मूवीज़ में भी इन पंक्तियों को सुना होगा। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से इनका कलेवर 2.0 उतर आया है, जहाँ पे जो भारत का जेंजी है, जो CJP प्रोटेस्ट में है, वो कहीं ना कहीं बार बार इस स्लोगन का चैंट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रशासन से कह रहा है कि हमारी मांगों को पूरी करो वरना हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। 20 जुलाई को जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, पूरे भारत में उसका विरोध हुआ, पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया। 21 और 22 जुलाई को भी इसी प्रकार से छुटपुट घटनाएं होती रहीं। कुछ जगहों पे कहा गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज की, कुछ जगह पे कहा गया कि पुलिस के ऊपर छात्रों ने हिंसा की। अब कई प्रकार की बातें आ रही हैं, कई प्रकार की बातें सच्चाई की गर्त में छुप भी जा रही हैं, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बीच उभर के आई है जिसपे हम इस वीडियो को कर रहे हैं, वो ये कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को NSA की शक्तियां दे दी हैं। यानी कि वो NSA अब लगा सकते हैं जब भी उन्हें लगे कि दिल्ली में इश्यूज हाथ से बाहर जा रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा 2-3 वर्ष पहले जाएं तो इस प्रकार की चीजें इस समय पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अगर इसको रिलेट करें CJP प्रोटेस्ट से तो बहुत से लोगों का यह कहना है कि ये टारगेटेड है, जानबूझ के इसी समय ये प्रावधान शुरू किया गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस अभियान को, इस मुहिम को तोड़ देना चाहते हैं। और वही बात कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के एक प्रावधान के द्वारा छात्रों को अरेस्ट कर लेना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में सच्चाई क्या है, डिटेल्स क्या है, इन सब पे विस्तार से बात करेंगे और CJP आंदोलन से जुड़े इस पहलू पे भी आज हम डिटेल तक जाएंगे। ठीक है, इतना बताता चलो, ये PDF हमेशा की तरह आपको मेरे टेलीग्राम टारगेट UPSC बाय विकास लिंक पे मिलेगा। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम में स्कैन करके यहां पे भी जुड़ जाइए। कुछ और दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स होते हैं उनकी हमेशा से प्रतीक्षा रहती है। चलिए एक चीज और बताते चलें कि जो हमारे स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेटेड जो बैच है, जो P2I फाउंडेशन बैच है, 27 जुलाई को नया बैच शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि प्राइसेस बहुत लो हो चुके हैं। 9999 रुपीज पे आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आप मेरा कोड याद कर लीजिए, विकास लाइव कोड कमेंट में भी आप पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी ये जो कोड फ्लैश कर रहा है इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे सभी बैचेस में आ जाते हैं पॉइंट पे। तथ्य पत्र क्या कहता है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं LG, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस आयुक्त को NSA जो 1980 का है के तहत निवारक निरोध की शक्तियां दी हैं। निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि दंडात्मक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध। प्यूनिटिव डिटेंशन जब आपने कोई गलत काम किया होता है, उसके बाद आपको जब सजा होती है, उसको कहते हैं दंडात्मक यानी कि प्यूनिटिव। और ये जब पहले से अगर सत्ता को लगता है, सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है कि कोई क्राइम हो सकता है, तो जो उस स्पेकुलेशन के आधार पे उन्हें कोई कार्य करने से, अपराध करने से रोका जाता है, उसको निवारक निरोध कहते हैं या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। 19 जुलाई 2026 से लेकर 18 अक्टूबर 2019 तक ये वैध रहेगा। ठीक है, और विवाद का कारण क्या बताया जा रहा है कि ठीक उस समय जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जिस समय पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है CJP आंदोलन को, ऐसे में NSA का आना कहीं ना कहीं प्रश्न को, ये जो सत्ता का जो रवैया है स्टूडेंट के प्रति, उस प्रश्न को और गंभीर कर देता है ना। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये NSA पूरी दिल्ली में लागू नहीं हुआ है। NSA का कंडीशन क्या है कि जो अभी मैं बताऊंगा कि किन किन आधार पर NSA लग सकता है, अगर वो आधार फुलफिल होते हैं तभी NSA लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट दिल्ली में भी जो भी टहल रहा है, घूम रहा है ना, किसी ने भी नारा लगा दिया, सब पे लागू नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पुलिस ने इस डिस्क्लेमर के साथ इस बात को रखा है, न्यूज में इस डिस्क्लेमर के साथ रखा गया है। लेकिन फिर वही बात कि सत्ता के पास एक एज तो होता ही है इस प्रकार से चीजों को दबा देने का। अब देखिए, असंतोष की चरणों को हम सब जानते हैं। नीट जो पेपर लीक हुआ और उस दौरान जो CGI थे उनका बयान आया,
कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म होती है, राष्ट्रव्यापी समर्थन मिलता है, पूरे भारत से दिल्ली में लोग आते हैं, युवा आते हैं, पूरे भारत से दिल्ली में समर्थन मिलता है। वो लगातार आप देखोगे कि कितने सारे सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ लगातार सप्लाई हो रही है, ठीक है। अब है क्या कि 7 जुलाई को लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद ये एकदम से ये निर्णय आ गया या एकदम से एनएसए की शक्ति मिल गई, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 7 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में एनएसए की शक्तियों की जो नवीनीकरण वाली फाइल है, माफ कीजिएगा, वो वहां पे प्रस्तुत की जाती है। 15 जुलाई को अधिसूचना पे आधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। एंड दिक्कत ये हो गई कि ये 22 जुलाई को दरअसल एनएसए अधिसूचना दिल्ली का जो राजपत्र है उसमें इसका प्रकाशन हुआ। 2 दिन पहले इत्तेफाक से 20 जुलाई को ही छात्रों का जो प्रदर्शन था उसने अपना उग्र रूप ले लिया और छात्रों का ये जो प्रदर्शन है ये संसद की नाक तक पहुंच गया, ऐसा मीडिया ने रिपोर्ट किया। खैर, अब लोग कह रहे हैं कि लाठी चार्ज के बाद राजपत्र में इसका प्रकाशन सरकार जानबूझ के कर रही है, सरकार टारगेट कर रही है, ठीक है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये तो क्रमबद्ध रूप से चला आ रहा था और पहले भी इसी टाइम पे हुआ है, तो ये तो हमारा एक नॉर्मल डिस्कोर्स है, हम जानबूझ के स्टूडेंट पे कुछ थोप नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध को ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसमें आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो मेरे टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए को थोड़ा सा देख लेते हैं। धारा 2E कहती है कि यह धारा राज्य सरकार को परिभाषित करती है। दिल्ली जो यूटी है वो इस मामले में जो सरकार की जो शक्ति है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब के पास में। धारा 3(2) क्या कहती है कि ये जो अधिकार है ये जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को अधिकार देता है कि वे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश जारी कर सकते हैं जिसको वो चाहें, उनकी कंडीशन पे। हालांकि 4 कंडीशंस क्या हैं हम उस पर बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंडीशन जो होती है वो बहुत ही मैनिपुलेट होती है, सब्जेक्टिव होती है, चीजें बदली जा सकती हैं। और धारा 3(3) क्या कहती है कि उपराज्यपाल द्वारा धारा इसके तहत क्या कि शक्तियों का हस्तांतरण हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये हस्तांतरण जो होता है 3(2) होगा, माफ कीजिएगा 3(3) होता है, माफ कीजिएगा, कि ये जो शक्तियों का हस्तांतरण जो होता है ये 3 महीने के लिए ही होगा। तो 3(2) में कहा गया कि क्या शक्ति है और 3(3) में कहा गया कि वो शक्तियों का हस्तांतरण 3 महीने के लिए होगा। टोटल 1 साल के लिए ये निकाला जाता है जो एनएसए का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है 4 प्रमुख आधार क्या है कि अगर उनको लगता है कि इस राज्य की सुरक्षा खतरे में है, पहली बात। दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि सार्वजनिक व्यवस्था पे कुछ असर पड़ सकता है, पब्लिक ऑर्डर पे कुछ असर पड़ सकता है। तीसरा, उन्हें लगता है कि कोई विदेशी संबंध है, आजकल तो आ चुके हैं पाकिस्तान, चीन और तमाम देशों से संबंध है ना, तो भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को नकारात्मक रूप से अगर कोई प्रभावित करता है तो। और लास्ट क्या है कि आम जनता को कई बार अगर जरूरी वस्तु की सप्लाई करनी है, वहां पर किसी प्रकार का अगर निरोध चल रहा है तो एनएसए लगाया जा सकता है। अब इसमें ये दो आपको फैक्टर दिख रहे हैं, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव एंड अप टू द दिल्ली पुलिस की वो किस पे लगाती है किस पे नहीं लगाती है। तो यहां पे एक फ्री हैंड मिल चुका है जहां पे वो लगा सकती है। हालांकि हम सब लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में रहते हुए हमको ये अभी भी इस बात को लेके एग्री करना पड़ेगा कि शायद सरकार हमारे लिए, पुलिस हमारे लिए सकारात्मक सोचेगी। हालांकि 20 तारीख को जो ब्रूटैलिटी हुई उसके बाद से लोगों का ओपिनियन भी थोड़ा सा बदला है इसको लेके, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 22 जो है वो एक संवैधानिक ढाल के रूप में है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 22 में लिखा है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तो कारण जानने का अधिकार है। सलाहकार बोर्ड जो है उसके द्वारा आप वो मामले की समीक्षा करेगा, तब बताएगा कि वेदर एनएसए सही कंडीशन पर लगा है या नहीं लगा है। समय सीमा भी है कि 3 महीने से ज्यादा तक ये जो मैंने बताया कि जो पावर रहती है पुलिस के पास में वो नहीं रह सकती। और एनएसए की कुल अधिकतम सीमा 12 महीने की है, उससे ज्यादा तक उसको नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। एंड देन प्रतिनिधित्व की बात क्या है कि जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, वो अपनी बात को रख सकता है किसी प्रतिनिधि के द्वारा, है ना, वकील रख सकता है अपना जो उसकी बात को रखे। ये तो कहा गया है। इससे एक और टफ पार्ट जो है वो यूएपीए से जुड़ता है। खैर, ये सारी बातें अनुच्छेद 22 में लिखी हुई हैं। हम सब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसको डिस्कस करते हैं, मैंने तो क्लास में पढ़ाया भी है। लेकिन कई बार फिर से वही बात आ जाती है कि चीजें बड़ी सब्जेक्टिव रहती है ना। सब्जेक्टिव इस बाबत से क्योंकि सरकार ने क्या कहा, सरकार का क्या दृष्टिकोण है कि यह कोई आपातकालीन कदम नहीं है। हर महीने में 3 महीने में नवीकृत होने वाली एक मानक प्रक्रिया है। जो फाइल प्रक्रिया 7 जुलाई को शुरू हो गई थी तब तो बात इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं थी।
2021 में किसान आंदोलन के दौरान भी इसी टाइम के दौरान यानी कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर पे यही समय पे एनएसए लागू किया गया था। एंड किसी विशेष छात्र आंदोलन को कुचलना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी अप्रत्याशित घटना को रोकना चाहती है सरकार। तो सरकार ने यहां पे जो 4 पॉइंट बताए हैं वो 4 पॉइंट सरकार के नैरेटिव को स्पष्ट करते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है कि ये सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक कार्रवाई है, हमने जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो इसकी टाइमिंग है ना ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। उनका कहना है कि 20 जुलाई को लाठीचार्ज होने के बाद 22 जुलाई को ये कैसे आ जाता है, छप जाता है पब्लिकेशन में, है ना। देन लोग क्या कहते हैं कि तकनीकी रूप से नियमित आदेश हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में कड़े कानूनों को प्रदर्शित करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, छात्रों और असहमति की आवाजों से डर रहे हैं और आप उनको डराना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि आलोचकों का कहना कि ये जो रूटीन आदेश बताया जा रहा है दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ये विपक्ष को डराने का भी प्रयास किया जा सकता है, एट द सेम टाइम ये कुल मिला के पुलिस के हाथ में है कि किस प्रकार से वो बच्चों को रोक सकती है। देन वैधता बना विश्वास लिखा है, शासन में लिखा है ना कि कानूनी विश्वास काफी नहीं है, जनता का विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। आपने कोई आदेश निकाल दिया, वो आदेश निश्चित रूप से सही हो सकता है, तार्किक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, पर एट द सेम टाइम अगर जनता उस डिस्कोर्स से बिलीव नहीं करती, उस डिस्कोर्स से नहीं जुड़ती है तो उस पर प्रश्न उठ सकता है। हमको याद है इतिहास में हमने बहुत सारे केसेस की बात की है। आपको पता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करते थे तो उसके बनस्पत हमको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, तो इस प्रकार के बदलाव हुए हैं। यहां पे भी शायद जनता उसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लगाए जाने या उसकी बात किए जाने के लिए कह रही है कि भाई ये जो समय है, ये जो टाइमिंग है, ये थोड़ी सी गलत है जिस समय आपने ये रूटीन प्रक्रिया की है। ठीक है, तो सहसंबंध है इसमें, जो मैंने बताया कि एक समय में अगर 2 घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रशासन का कहना है, तो ये मात्र एक सहसंबंध है, ये एक प्रशासनिक सत्य है कि हमने 3 साल 4 साल पहले भी ऐसे किया था, इस समय भी इसी समय के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जनता की धारणा है कि ये कुछ नहीं, आंदोलन को कुचलने के लिए जानबूझ के इस समय पे गजट में इसका पब्लिकेशन किया गया है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जो मैंने यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इंसाइट एक रखा हुआ है क्या, कि एक सक्षम प्रशासक को इन दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का कदम तकनीकी रूप से एक सहसंबंध है, कोरिलेशन है, लेकिन इसका जनमानस पे प्रभाव क्या है, कहीं ना कहीं इस कार्य कारण यानी कि कॉजेशन से रिलेटेड है। उनका इस पे नाराजगी जाहिर करना या गुस्सा जाहिर करना बहुत गलत नहीं है। प्रशासक को समझना होगा कि जिस समय ये ये गजट में पब्लिश हुआ उस समय एक बड़ा आंदोलन एक अलग चरम अवस्था की तरफ था, जो कहीं ना कहीं इस दिशा में संकेत करता है कि पुलिस उसको तोड़ना चाहती थी। अच्छा, जब मैं इसको पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की खबर को जब मैं पढ़ रहा था, कई सारे न्यूज़पेपर से निकाला, डीएनए, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी निकाला, बड़ी बात है। तो उसमें था क्या कि एक एंगल आ रहा था, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या औपनिवेशिक काल में भी ऐसा होता आया था, क्या अंग्रेजों ने भी इस प्रकार की बातों को या इस प्रकार के कानून को लागू किया था। तो देखिए ऐसा है कि इस प्रकार के कुछ ब्रूटल कानून, मैं फिर से कहूंगा कि एनएसए को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो ब्रूटल कानून प्राचीन समय में हमने देखे, जैसे जब हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का, जो बिना मुकदमे के निश्चितकालीन आपको जेल में डाल दिया जाता था, जो 1919 में हमने देखा, या हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान था। तो इस प्रकार की जो चीजें थी, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका एक पार्ट लाने का प्रयास किया जा रहा था। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं लोगों का जो सत्ता के प्रति व्यवहार है, सत्ता के प्रति जो विश्वास है, या सत्ता के प्रति उनका जो मत है, उसको दबाने का कहीं ना कहीं जो प्रयास किया गया था उस समय औपनिवेशिक काल में। स्वतंत्र भारत की बात किया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान सभा की एक लंबी बहस के बाद लोग चाह रहे थे कि एनएसए ना आए, लेकिन फिर भी 1950 में निवारक निवृत्त अधिनियम पारित किया गया। इस समय जिस एनएसए को हम देख रहे हैं, शुरुआत उसकी इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के रूप में हुई थी। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि क्या आजाद भारत की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, क्या वो असंतोष को चलने के लिए इस प्रकार की औपनिवेशिक टूल किट का उपयोग कर रही हैं? फिर से मैं बता दूं कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, सरकार को भी इस दिशा में सोचना होगा, है ना, कि ये इसकी टाइमिंग क्या ऊपर नीचे हो गई। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हमने तो 4 साल पहले भी किया था, तो अब जनता को सोचना चाहिए कि जब 4 साल पहले भी हुआ था, ऐसा ही था, इसी समय हुआ था, तो शायद टाइमिंग ऊपर नीचे नहीं है, इस समय होता आया होगा। वही बात है, कोइंसिडेंस ऑफ। अब देखिए, एक कंपैरिजन के तौर पे देख लें तो यहां पे हमने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की बात की है, रॉलेट एक्ट की, और यहां पे वर्तमान एनएसए की बात की है। अगर हम कंपेयर कर लें तो व्यावहारिक रूप से ये इससे अनुपस्थित है, लेकिन ये क्या है, यहां पे सलाहकार बोर्ड समीक्षा कर सकता है। ये
अनिश्चितकालीन यहाँ पे निरोध था, यहाँ पे अधिकतम 12 महीने का है। ब्रिटिश शासन के प्रति जवाबदेही थी, यहाँ पे निर्वाचित सरकार, संसद और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। मूल उद्देश्य क्या था यहाँ कानून का? राष्ट्रवादी स्वतंत्रता और आंदोलन को कुचलना था और अपनी सत्ता को यानी कि ब्रिटिश सत्ता को बचाना था। सैद्धांतिक रूप से यह राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था के लिए लाया गया है, पर हां फिर भी इस कानून का जो दुरुपयोग होता है उसका खतरा मौजूद रहता है और समय समय पे सरकारों पे आरोप लगा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, आरोप लगता आया है कि एनएसए का मिसयूज किया गया है। ठीक है, और दो मामले भी हैं, जैसे AK गोपालन में कहा गया कि जो निरोध कानून है उनको एकदम सही माने ठहरा दिया गया, सब सही है, लेकिन जब हम मेनका गांधी का बात देखते हैं तो कहा गया कि नहीं यार, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखना होगा। अगर किसी की राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है ना, जो एक गरिमा में जीवन का जो अधिकार है, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखना होगा। और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व के पीछे में सरकारें कई बार पिसती हैं और कई बार सरकारें अपना पक्ष तय करती हैं कि हम किसके साथ जाएंगे, है ना। तो न्यायालय ने बार बार क्या स्पष्ट किया कि निवारक निरोध एक असाधारण शक्ति है, नियमित पुलिसिंग के द्वारा इसे सामान्य नहीं बनाया जा सकता और सामान्य आपराधिक कानूनों के विकल्प के रूप में इसे नहीं लाया जा सकता। यह एक असामान्य परिस्थिति के लिए है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पे बड़ा दारोमदार होगा कि वो इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करती है, बड़ा ही उस पे दारोमदार होगा इस बात का। खैर, अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर बनाम पब्लिक ऑर्डर की, तो देखिए जो छोटा मोटा झगड़ा होता है वहां पर एनएसए लागू नहीं होता है। जब किसी घटना से पूरे समाज या शहर का बड़े स्तर पे जो लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है, शांति कमजोर हो जाती है, तब एनएसए उसका आधार बनता है। राष्ट्र की संप्रभुता पर अगर सीधा प्रहार होता है तब सबसे गंभीर स्थिति है जब एनएसए का प्रयोग होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि छोटे मोटे चीजों को आप एनएसए बना के नहीं प्रस्तुत कर सकते। अगर कोई बड़े स्तर पे आपके पास एविडेंस है तो बाकायदा उसको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। छुटपुट घटनाओं पे अगर आप एनएसए लगाने लगेंगे तो ये इस कानून का मिसयूज हो जाएगा और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ा प्रहार भी किया है, इस बात को समझाने का प्रयास भी किया है। तो हमें क्या करना होगा आगे कि निश्चित तौर पे जो शांतिपूर्ण असहमति का अधिकार है और जो सार्वजनिक सुरक्षा का एक जो नियम है, उन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना होगा, हमें भी और उन्हें भी देखना होगा। हमें से मेरा मतलब है आम जनता को और जो प्रशासन है उनको भी। दूसरी बात, निरोध आदेशों को केवल रबर स्टैंप समीक्षा ना हो, स्वतंत्र रूप से, तार्किक रूप से, वास्तविक न्यायिक जांच से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका मिसयूज ना हो। एट द सेम टाइम जो पुलिस है ना, वो जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए होती है, उसे इस बात को देखना होगा कि इस प्रकार के कानून को पारदर्शी रूप से लगाया जाए। मैं मान सकता हूं कि इस प्रकार के आंदोलन में फ्रिंज एलिमेंट आ जाते हैं और आते रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें भी होंगे। तो कोई फ्रिंज एलिमेंट है और जानबूझ के इस प्रकार के आंदोलन की शुचिता को या दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर रहे हैं तो उन पर लग जाना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव रूप से इसका मिसयूज होने लगा तो जो संस्थान की पारदर्शिता है उस पर प्रश्न उठेगा। ठीक है, पुलिस निश्चित तौर पर सुधार करना चाहती है बेटर लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, लेकिन समय समय पे पुलिस के इस प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन पर प्रश्न भी उठता आया है और निश्चित तौर पे भारत का युवा भी इस समय इस प्रकार के प्रश्न पे बात कर रहा होगा। चलिए अब हम निष्कर्ष के तौर पे आगे बढ़ते हैं। क्या है, ध्यान रखिएगा, कानून क्या कहता है, कानून क्या लिखा हुआ है और कानून किस प्रकार से उसको लागू किया जा रहा है, यानी कि कानून की भावना क्या है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और यहां पे दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के हाथ में सब कुछ है कि वो इस प्रकार के कानून को किस प्रकार से लागू करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो भारत के जनजी हैं वो तो लग रहा है कि एक ही स्टेटमेंट बार बार कह रहे हैं, एक ही शायरी को बार बार कह रहे हैं कि इधर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी धुन है आशिया बनाने की। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। निश्चित तौर पे जो भारत का युवा है उससे अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने की जरूरत है, उस आंदोलन की डिग्निटी मेंटेन रखने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न लें, किसी प्रकार के क्राइम में या किसी प्रकार के जो अफवाह है उसके चक्कर में पड़ के कानून को हाथ में ले लें। एट द सेम टाइम प्रशासन और पुलिस से भी आग्रह रहेगा कि वो भारत के लोकतंत्र की जो मूल्य हैं उनको न बिखरने दें, उनको संजो के रखें। देखते हैं लोकतंत्र की एक खूबियत है, आगे क्या होता है। बाकी इतना बताता चलूं कि हिंदी लिटरेचर का जो बैच है, अगर आप इससे जुड़ते हैं वैकल्पिक विषय से, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पे जो हमारा कोर्स है, अगर आप मेरा कोड लगाएंगे विकास लाइव तो 2000 रुपए का फ्लैट ऑफ मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं ही लिटरेचर पढ़ाता हूं और इस लिटरेचर का जो नया बैच शुरू हो रहा है वो नाटकों से शुरू हो रहा है। तो अगले 10 दिन इसमें एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए, इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, मुझसे बात कर लीजिए, यहीं पे PDF अपलोड
इंक्लूड होता है, यहीं पे ऑप्शनल का डिस्कशन होता है। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। बाकी अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। बाकी भारत का युवा इस विषय पे, जो NSA का जो विषय है, इस पे क्या कहना चाहता है और क्या इससे आंदोलन प्रभावित होगा, एक युवा के तौर पे और एक नागरिक के तौर पे आपकी सोच क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। आपके सभी कमेंटों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।